आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक रुक कर चल रही थी और एकदम से कार रुक गई और उसमें से आरव नीचे उतरा। वो घड़ी देखी तो उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मांगने चाहिए पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज दी। मिताली, अरे ओ मिताली, उठो जल्दी से। हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना गाड़ी ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ा रही कि उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी। अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की तरफ चले गए। सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं भेड़ियों की रोने की आवाजें आने लगी। वो भेड़ियों की आवाजें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थीं। दोनों लगभग आधा घंटे चलते रहे पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना ही कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त मिट्टू ने ये कौन सी वीराने जंगल में फार्म हाउस खरीदा रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की और उस आवाज से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट चमक गई। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे। तभी चलते चलते बिजली की चमकती रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली। दोनों दौड़ते हुए उस हवेली के नजदीक पहुंचे। हवेली गेट पर पहुंचे उन्हें कोई वॉचमैन नहीं दिखा, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोल बेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने की अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, उसमें से पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई, दरवाजा खुला है। उन दोनों को यह बात अजीब लगी क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और ना ही उन दोनों ने कोई आवाज की थी। फिर वह दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगरेट पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस है, उसे हम देखने आ रहे थे पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या आपके फ़ोन से मैं कॉल कर सकता हूँ? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के अखबारी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये है मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रह गए कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीर ही तस्वीर थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं दिख रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिट्टू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी फोन नहीं लग रहा था। तब मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ और एक फोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था।
उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लेड लाइट से फ़ोन नहीं लग रहा। दादा ठाकुर बोले, यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें, या फिर चाहें तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिताली और आरव में कमरे में जाकर फिर कॉल करने लगे, कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने गया, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर कोई हवाइयाँ नहीं थी, क्योंकि कुछ घंटे पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीरें थीं और उसके नीचे लिखा था कि उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सर दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था, पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस भूतहा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत के अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी से फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसे फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला भी हवा के झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की घिघी बैठ गई और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहां पर एक दूसरे के सांसों की ही आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगरेट पीते हुए किसी और के मेहमान का इंतजार करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची घटना। जल्द लौटेंगे और सच्ची घटना के साथ। तब तक के धन्यवाद एंड टेक केयर। देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। समीर और उसका छोटा भाई वीरू अपने मामा के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह से समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट का रास्ता निर्णय लिया, मगर वीरू उस रास्ते से आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बड़े बूढ़ों से उसने जंगल में चुड़ैल और भूत प्रेत जैसे कहानियां सुन रखी थी। वह बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां चुड़ैल का साया है। समीर बोला, क्यों तू बेकार में डर रहा है, तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ मन का खंडन कहानियां
और फिर हमें घर भी जल्दी पहुंचेंगे। किसी तरह समझा बुझा के समीर ने उसे मना लिया और कार पक्की करके सड़क छोड़े जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट तक गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख छोटे, जंगल में कोई रहती भी है। वीरू बोला, भाई पक्का इंसान ही है या फिर कोई चुड़ैल। समीर बोला, फट्टू साले, तू कहीं ले जाने के लायक नहीं है, तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पे हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। वीरू बोला, समीर भाई देखो, वही बुढ़िया और झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई। लगता है आज हम मरने वाले हैं। समीर बोलो, फिर से हो गया तेरा चालू? कोई और झोपड़ी भी हो सकती है। बुढ़िया को हमने नजदीक थोड़ी न देखा था। ये बोलकर उसने वीरू का मुंह बंद करवा दिया। थोड़ी देर बाद वही झोपड़ी फिर से दिखी। इस बार समीर की भी फटके हाथ में आ चुकी थी। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वीरू के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ चुकी थी। समीर वीरू से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। वीरू रोते हुए बोला, क्यों, मरने से पहले मरे घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था जंगल के रास्ते मत चलो। समीर बोला, तो सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूँ। वीरू ने घड़ी निकाल के गुस्से में समीर की ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने वह घड़ी कार से उस झोपड़ी के नजदीक रास्ते में एक जगह ही गिरा दी। वो गाड़ी तेजी से भगाई। थोड़ी देर बाद उन्हें वही झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहां नहीं थी। वीरू रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। समीर कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नजदीक पहुंचकर उसने गाड़ी रोक दी तो उसी वीरू की घड़ी वहीं पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 5:10। समीर समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गया है। उसने वीरू को घड़ी दी। उसने रोते रोते वह पहन ली। समीर ने उसमें कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूँ, और झोपड़ी की ओर चल दिया। वीरू चिल्ला रहा था, भैया मत जाओ, वहाँ चुड़ैल है, चुड़ैल। फिर अचानक वीरू के गाल पर एक चमाट पड़ा और आवाज आई, घर आए गया छोटे, उड़ जा। और वीरू आंख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और समीर कार के सामने निकल रहा था। और जब वीरू घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। समीर ने आके उससे पूछा, तू नींद में क्या बड़बड़ा रहा था बे? आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं। समीर की बात सुनकर वीरू खुद पे ही हंसने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आज की सच्ची घटना? जल्द लौटेंगे अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के धन्यवाद एंड टेक केयर। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इस कहानी के सभी पात्रों को जगह के नाम बदले हुए हैं और इस कहानी का मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह चुड़ैल का प्यार एक गांव दीवानपुर की है। गांव के त्रिभुवन काका के पास बहुत सारी गायें थी। वो उनका दूध बाजार में बेचते और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। वे रोज सुबह दूध निकालने के बाद गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, कभी नदी के किनारे, कभी ताल तो कभी जंगल में घुमा करते थे।
और दिन ढलते ही गांव की तरफ निकल पड़ते। दिन भर वे घर से बाहर ही रहते, इसलिए भूख मिटाने के लिए वे सहतूत तो कभी कुरमुरा तो कभी रोटी और उसके साथ ही दूध, दही, लस्सी या मट्ठा छाछ भी ले जाते। वो किसी पेड़ के छाया में खा पीकर मस्त रहते। प्यास लगने पर किसी गांव के बाहर लगी नर्म ट्यूबवेल या फिर कुएं से पानी निकालकर पी लेते। वैसे ठंडी के दिनों में वे पानी भी ले जाते थे। गर्मी के दिनों में पानी गर्म हो जाने के कारण वे पानी नहीं ले जाते। बोर होने पर पुराने गाने गुनगुनाते थे। यही उनकी दिनचर्या थी और वे इसी से खुश भी रहते थे। एक बार की बात है, त्रिभुवन काका बीमार हो गए और ऐसे बीमार हुई कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उधर गायों का बुरा हाल हो गया। उन्हें तो सीवन में घूम घूम कर चरने की आदत थी। वे रंभा रंभा कर आसमान सिर पर उठा लिए। त्रिभुवन काका की पत्नी पुआल वगैरह गायों को खाने के लिए देती, लेकिन गायों से खाना तो दूर देखती भी नहीं थी, मानो अनशन पर बैठ गई हों। उस पर दिन पर घूंटे के इस पर इधर उधर घूम घूम कर गोबर से पूरी जमीन कीचड़ कर दी। और कुछ तो इतनी सयानी थी कि नाद में ही पैर डालकर खड़ी हो गई। उनका हट देखकर त्रिभुवन काका बड़े परेशान हो गए। उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो उन्होंने अपने साले के लड़के को बुला लिया। उसका नाम राकेश था, जो 18 साल की उम्र में ही वह बहुत ही होशियार था। उसके घर पर भी गाय थी, तो उसे इन सब चीज़ों की जानकारी थी। दूध दही खाकर गबरू जवान बन गया था। कोई उसे देखकर कोई 18 साल का कह नहीं सकता। उसे त्रिभुवन के सारे काम संभाल लिए। वह साथ में अपनी किताबें भी ले जाता और पेड़ की छाया में पढ़ाई भी करता। त्रिभुवन काका बड़े खुश हुए। गर्मी का दिन था, खेतों में घास गर्मी की वजह से खत्म हो गई थी और उसे इस इलाके की जानकारी भी नहीं थी। वह गायों को लेकर पास के जंगल में पहुंच गया और कब वह घने जंगल में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। दोपहर का समय हुआ था। राकेश को प्यास लगी थी। पानी गर्म होने के कारण उसने पानी गिरा दिया था। वह इधर उधर जंगल में पानी की तलाश में घूमने लगा। अचानक से उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसकी जान में जान आई। वह हट से कुएं के पास पहुंचा तो देखा गर्मी के कारण पानी काफी नीचे था। उसने एक छोटी सी बाल्टी, जिसे वह अपने साथ रखता था, उसे अपनी धोती से बांधकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पानी काफी नीचे था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह थक गया था और पसीने पूरी तरह से भीग गया था। वह हार कर पेड़ की छांव में लेकर बैठ गया। तभी उसे पायल की छम छम की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया कि इस जंगल में और दोपहर के समय कौन आ सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद ही खूबसूरत लड़की अपनी कातिलाना अदाओं के साथ राकेश की तरफ चली आ रही थी। राकेश उसे एकटक देखता रह गया। उस किशोरी की खूबसूरती में राकेश को खो गया था। पास आकर उस किशोरी ने नटखट अदा के साथ राकेश को पूछी, प्यास लगी है क्या? मैं पानी पिला दूं? राकेश जैसे सुध बुध खो बैठा था। उसने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी आगे बढ़ी और कुएं की जगह पर पहुंचकर अपने हाथों को की अंजुली बनाई और कुएं में झुक गई। राकेश जैसे सम्मोहित हो गया था। उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। किशोरी ने पानी निकाला और राकेश की तरफ बढ़ी। राकेश बिना कुछ बोले अपने हाथ की अंजुली बनाकर अपने मुंह से सटा दिया। किशोरी ने अपनी अंजुली का जल राकेश की अंजुली में उड़ेलना शुरू कर दिया और राकेश ने उस अमृत रूपी जल को पीना शुरू कर दिया। वह अलग बात थी कि उसके अंजुली का आधा पानी जमीन पर गिर रहा था, क्योंकि अभी भी वह उस किशोरी के चेहरे की खूबसूरती को एकटक पिए जा रहा था। ना तो किशोरी के हाथ से जल खत्म हो रहा था और ना ही राकेश की प्यास बुझ रही थी।
ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सदियों की प्यास आज तृप्त हो रही हो। यह सिलसिला कम से कम आधा घंटा तक चला। तभी किशोरी ने ध्यान दिया कि राकेश पानी कम पी रहा है तथा उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा था। तो वह असहज होते हुए बोली, और पियाऊं कि बस? राकेश कुछ न बोला सका, सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद उस किशोरी ने प्यास भरी आवाज में कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। राकेश अभी भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वह किशोरी बल खाती हुई जंगल में गुम हो गई। राकेश कुछ देर तक कुएं की जगह पर बैठा रहा और फिर अचानक वह उठा और गायों की ओर चल दिया। लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। गायों को लेकर राकेश घर पहुंचा। आज वह बहुत ही खुश था। उसके मन में प्यास की तरंगे लिहोर मार रही थी। वह रह रहकर कोई प्यार भरा गीत गाने लगता था। उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। वह खोया खोया सा रहने लगा। उसे हर समय वही क्षण दिखाई दे रहे थे। उस खूबसूरत चेहरे को वह भूल नहीं पा रहा था। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया, लेकिन नींद कहाँ आ रही है। वह करवटें बदलता और प्यार के तराने छेड़ता। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया, क्यों उसकी भूख, उसका चैन, उसकी नींद उड़ गई है। अचानक उसका दिमाग ठनका और वह डर के मारे कांपने लगा। उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया था। वह जोर से चीखा और जब तक त्रिभुवन काका और उसकी पत्नी आई तब तक वह बेहोश हो चुका था। त्रिभुवन काका उसके चेहरे पर पानी छिड़के और भी जतन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी त्रिभुवन काका की पत्नी इमरती देवी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अभी 2 ही लाइन हुई थी, तभी राकेश तेज से आवाज में हंसा। लेकिन आश्चर्य यह था कि यह हंसी राकेश की नहीं होकर किसी लड़की की थी। अब तो त्रिभुवन काका और इमरती देवी के प्राण सूख चुके थे। वे वहां से तेजी से निकले और पास के ही राम खिलावन ओझा के पास पहुंचकर उन्हें सारा मंजरा कह सुनाया। इस पर ओझा ने कहा कि जंगल में ही कोई बात हुई होगी, चलो घर चलकर देखते हैं। ओझा, त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी जैसे ही बाहर निकले, एक काली बिल्ली ने तेजी से उनका रास्ता काट दिया। राम खिलावन ने कहा कि चुड़ैल कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है, इसे हम अकेले नहीं संभाल सकते। आप गांव के और भी लोगों को साथ ले आओ। वहां सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में जाप करेंगे और यह घंट शंख बजाएंगे। कोई थोड़ा भी नहीं डरेगा। वह तमाम तरह के हंत कंठे अपनाएंगी, कभी रोना, कभी मायूस होना, कभी डरना, लेकिन सबको पाठ जारी रखना है। जैसे ही सभी लोग त्रिभुवन काका के घर पहुंचे तो एक तेज हंसी के साथ ही राकेश छत की 4 दीवारी पर चढ़ने लगा। सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और साथ ही घंट शंख आदि बजाना शुरू कर दिया। रात के समय इस तरह की आवाज से अलग बगल के गांव वाले भी बहुत अचंभित हुए और घंटों में वे भी इस गांव की तरफ आने लगे। इधर ओझा ने अपने कार्य शुरू किए। जैसे ओझा के मंत्रों का प्रभाव पड़ता, वह चुड़ैल और भी भयानक तरीके से लोगों को डराती। कभी वह उल्टे पांव चलते तो कभी छत पर, तो कभी भीड़ के किसी एक घास की तरफ तेजी से बढ़ती, लेकिन वह किसी को छू नहीं पाती थी। 4 घंटे तक यह कार्यक्रम चलता रहा। सुबह के 6 बजने वाले थे, तभी ओझा की नजर वहां गिरे गुलाब के फूल पर पड़ी। उस पर खून लगा हुआ था। उसने वह फूल जैसे ही उठाने की कोशिश की, चुड़ैल खूब जोर से चिल्लाई और एक भयानक रूप में बनकर तेजी से ओझा की तरफ झपटी। लेकिन तब तक ओझा ने फूल को आग में डाल दिया था। आग में डालते ही राकेश का शरीर शांत होने लगा। कुछ ही समय में एक तेज चित्कार के साथ एक काला गहरा धुआं राकेश के मुंह से निकला और राकेश उठकर बैठ गया। पूरा माहौल सामान्य हो गया था।
ओझा के पूछने पर राकेश ने सारी बात बता दी और उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। तभी वह चुड़ैल मेरे पास उसी रूप में लड़की के रूप में आई। तब मुझे शंक को हो गया। मैंने उसका नाम पूछा, वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसने इस गुलाब के फूल के कांटों को मेरी अंगुली से चुभा दिया और जैसे ही इसमें से खून लगा वह अपने असली रूप में आ गई। इस घटना के बाद राकेश के साथ ही त्रिभुवन काका भी उस जंगल की तरफ जाना छोड़ दिए। लोग इस जंगल का प्यार से काफी हतप्रभ थे। कई दिन तक यह बात लोगों के बीच केंद्र बिंदु बनी रही। मित्रों, आप दूसरी बेहतरीन कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे नेटवर्क 34 चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक की धन्यवाद एंड टेक केयर। आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो ये कहानी है खंडाला घाटी की। तो मैं और मेरी पत्नी 3 महीने बाद ब्रेक लेकर बाहर घूमने निकले थे। हम दोनों वैसे तो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल से छुट्टियां लिए बहुत दिन हुए थे। सच में उस दिन मेरी पत्नी राधिका बहुत खुश दिख रही थी। छुट्टियां बिताने के लिए मैंने खंडाला घाटी के एक गांव में पुराना फार्म हाउस बुक किया था, जहां सिर्फ मैं और मेरी पत्नी एक साथ वक्त बिता सकें और इस हसीन जिंदगी में कुछ खूबसूरत यादें बना सकें। हम मुंबई से शाम 6 बजे निकले थे। मुंबई से खंडाला हाईवे पर पुराने नगमे गुनगुनाते हुए दोनों बड़ी खुशियों से फार्म हाउस पर छुट्टियों में क्या क्या करेंगे ये प्लान कर रहे थे। फार्म हाउस घाटी के निचले हिस्से में बस एक गांव में था, इसलिए हमें जंगल वाले वीरान इलाके से जाना पड़ा था। रास्ते में एक मोड़ पर मैंने पानी पीने के लिए गाड़ी रोकी। वहां एक बोर्ड लिखा हुआ था, कोठरी फार्म हाउस 25 किलोमीटर आगे है, और वही मंजिल थी। मैंने राधिका को बोर्ड दिखाया। वह बोली, ये क्या आलोक, तुमने कौन से जंगल में वैक्सन प्लान किया है? अभी और 25 किलोमीटर गाड़ी चलानी होगी तुम्हें, तो अब भूख भी लगी है। मैंने कहा, सब रखो मेरी जान, फार्म हाउस तुम्हारे लिए कोई रेलवे स्टेशन के बाजू में नहीं बनवाएगा। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठे। तभी हम सामने से एक बीड़ी पीते हुए अंधेड़ उम्र की औरत आती हुई दिखाई दी। वह हमारी तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी, मानो उसे जो चाहिए था वह मिल गया हो। राधिका मजाक मजाक में बोली, देखो तुम्हारी पुणे वाली काकी कैसे बीड़ी पी रही हैं। मैंने कहा, मेरी नहीं, वह तुम्हारी मुंबई वाली काकी हैं, जो चुप चुप के घर के दरवाजे खिड़कियों बंद करके सिगरेट पीती हैं। इस बात पर हम दोनों एक साथ हंस पड़े। हमारी गाड़ी बहुत आगे आ चुकी थी। अचानक वह बीड़ी पीने वाली औरत हमें फिर से दिखी। राधिका बोली, आलोक देखो, वह बीड़ी वाली औरत इतनी जल्दी हमारे आगे कैसे पहुंच गई। उसे देखकर मुझे लगा ये कोई दूसरी औरत होगी और मैं गाड़ी चलाता रहा, लेकिन मेरी आंखें तब फटी कि फटी रह गईं जब तीसरी बार हम दोनों ने उसी औरत को सामने से आते देखा। मैंने अर्जेंट ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी और हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले और देखा कि हम उसी मोड़ पर थे जहां से शुरू किया था। लगा कि हम कहीं गए ही नहीं हैं। गाड़ी उसी मोड़ पर खड़ी थी। फिर जब हम उस औरत की तरफ मुड़े
तब वह वहाँ नहीं थी, लेकिन जमीन पर आधी जलती हुई बीड़ी देखकर राधिका भूत प्रेतों के डर से कांपने लगी और मुझे भी अचानक ठंड महसूस होने लगी। फिर हम दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और टर्न मार के गाड़ी पीछे की ओर भगा लिया। पर कहते हैं ना, मुसीबत जब भी आती है जल्दी पीछा नहीं छोड़ती है। मैं तेजी से गाड़ी भगा रहा था। राधिका को डर के मारे पसीना छूट रहा था। तभी अचानक हमारी गाड़ी धक्के खाकर बंद पड़ गई। मैं कार से बाहर निकला और बोनेट खोलकर चेक करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने मोबाइल से मदद बुलानी चाहिए, पर न मेरे मोबाइल में सिग्नल था न राधिका के में। तब तक सूरज ढल चुका था। फिर वहां पर लालटेन हाथ में लिए एक बूढ़ा आदमी आया। मैंने उससे पूछा, बाबा आपके पास मोबाइल है क्या? मुझे कॉल करनी है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए हमें मदद बुलानी थी। बाबा बोले, बेटा मेरे पास तो कोई मोबाइल नहीं है, पर मेरा घर पास ही में है। चाहो तो तुम वहां चलकर मेरे लैंडलाइन से फ़ोन कर लो। मेरे पास भी कोई पर्याप्त नहीं था। फिर मैं और राधिका पैदल ही बाबा के पीछे पीछे चल दिए। झाड़ियों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में कुछ 10 मिनट तक हमें अनेक घर पहुंच गए। राधिका मेरे कान में धीरे से बोली, ये घर नहीं कोई पुरानी हवेली है। मैंने कहा, तुम्हें तो पसंद है ना पुरानी हवेली, घर और भूतों वाली कहानियाँ। या सुनते ही वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। फिर मैं चुप हो गया। बाबा ने कहा, घर का दरवाजा खोला और हम तीनों अंदर गए। अंदर खूब अंधेरा था। बाबा बोले, अरे बेटा लगता है लाइट चली गई। फोन सामने वाले कमरे में है, तुम वहां जाकर थोड़ी देर रुको, लाइट आते ही तुम फोन चालू हो जाएगा और फिर तुम जिसे चाहिए कॉल कर लेना। हमारे पास भी रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं और राधिका उस कमरे में चले गए और फोन के पास बैठ के लाइट आने का इंतजार करने लगे। आधा घंटा हुआ, लाइट नहीं आई थी। मैंने राधिका के हैंड बैग से छोटी सी टॉर्च लाइट निकाली और कमरे से बाहर निकल के बाबा को ढूंढने लगा। मैंने बाबा को आवाज दी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद घर के बाहर बैठे होंगे। ऐसा सोच के मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और उसी वक्त मेरी टॉर्च फोकस दरवाजे के ऊपर टंगी एक बड़ी सी तस्वीर पर गई और उसके देखते ही डर से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने जोर से आवाज लगाकर राधिका को बुलाया और वहां तस्वीर दिखाई। उसे देखकर उसकी आवाज गले में अटक गई। वो तस्वीर थी उस बूढ़े बाबा की जिसने हमें उस घर में लाया था। उस तस्वीर पर चढ़ा हुआ फूल का हार जो सूख चुका था, बस धागा और कुछ सूखे फूल बाकी थे। उस पर तारीख 23 साल पुरानी थी, यानी कि उस बूढ़े को मरे 23 साल बीत चुके थे। हम दोनों तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचने वाले थे, दरवाजा हमारे सामने एक झटके में बंद हो गया। मैंने दरवाजा खोलने में पूरी ताकत लगा दी थी, पर सब बेकार रहा और हम उस भूतहा घर में कैद हो गए। राधिका मेरे सीने से लगकर रोने लगी। डर से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पर बुरा होने अभी तो बाकी था। घर की सारी खिड़कियां एक एक करके बंद हो रही थी, जैसे ही कोई उन्हें अपने हाथों से बंद कर रहा हो। वह खौफनाक मंजर देखकर हम दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। इस कहानी का अंत अब होगा। राधिका और मैं दरवाजे के पास थर थर कांपते जमीन पर बैठ गए। हमारी टॉर्च की चार्जिंग भी खत्म हो रही थी और शायद वहां पर जो कोई भी था वह भी सोच रहा था टॉर्च की
लाइट खत्म होने का इंतजार कर रहा था। हमारे सामने रखी आराम कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कि उस पे कोई बैठा हो। हमारी निगाहें भी उसी कुर्सी पर थी। अब तक कमरे में सिर्फ 2 लोगों के सांसों के चलने की आवाज थी, एक मेरी और एक राधिका की। थोड़ी ही देर में हमारी टॉर्च बंद हो गई और कमरे में नरक का अंधेरा छा गया। और फिर मुझे राधिका की आवाज आई, उठो आलोक उठो, फार्म हाउस आ गया। मेरी आंख खुली तब मैं कार की पिछली सीट पर सो रहा था और तब मुझे पता चला कि यह सब एक भयानक सपना है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट में बताना ना भूलें। तो जल्द लौटेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के धन्यवाद एंड टेक केयर, गुड बाय। आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज शुमार के साथ। तो ये कहानी है फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी का पहला दिन। मेरा नाम है विजय और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में पहला दिन है। मुझे बचपन से ही जंगल से बड़ा लगाव था क्योंकि जंगल में एक अलग तरह की शांति होती है। इसलिए मैं बचपन से ही फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता था और आज जाकर मेरा वो सपना भी पूरा हो गया। वैसे मेरी पोस्टिंग इंडिया के सबसे बड़े जंगलों में आने वाले जंगल में हुई थी। मैं आज जैसे ही अपनी ड्यूटी पर गया तो मुझे पता चला कि मुझे दिन की टाइमिंग वाली स्विफ्ट में रखा गया है और मेरा सरकारी कमरा जो मुझे वन विभाग की तरफ से मिला है वो वन विभाग की चौकी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद कुछ घंटे बाद मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की पोस्टिंग के लिए निकल गया और मेरा आज का दिन पूरा इसी तरह बीत गया। फिर उसके बाद शाम को वन विभाग की गाड़ी ने मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने कमरे के अंदर गया और अपना सामान बिखेर दिया। फिर जब तक मैंने खाना बना के खाया तब तक कि काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैंने सीधा अपने पर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर उसके बाद पता नहीं जाने कितने देर में मेरी आंख खुल गई तो खिड़की के बाहर किसी के रोने की आवाज़ बहुत तेजी से सुनाई दे रही थी। आवाज़ सुनकर मैं अपने बिस्तर पर से उठा, पर मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि इतनी रात में कौन हो सकता है जो इतने बड़े जंगल में रो रहा है। पर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता कहीं किसी के मदद की ज़रूरत तो नहीं। यही सोचकर मैं अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करने लगा। पर मैंने जैसे ही बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। उसके बाद मैंने जैसे ही पीछे अपने बिस्तर की तरफ मुड़ा तभी वो रोने की आवाज़ और तेज आने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बाहर देखकर आता हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत सच में तो नहीं। इतना बोलकर मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और अपने घर से बाहर निकल के पीछे की तरफ जाने लगा। अंधेरी रात थी और मैं जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मेरे चलने की वजह से जंगल में जो सन्नाटा था वो भंग हो रहा था क्योंकि मेरे पैरों तले जैसे जैसे जंगल के पड़े सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे वैसे वैसे जंगल में पत्तों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर उसके बाद मैं चलते चलते जैसे ही अपने घर के पीछे पहुंचा
तो वो रोने की आवाज़ अब मुझे काफ़ी साफ साफ सुनाई दे रही थी। घर के पीछे पहुंचते ही मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? पर मेरे इतना जोर से बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर वो जो कोई भी था वो लगातार अभी भी रोए जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा और आगे की तरफ जाने लगा। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था मैं वैसे वैसे आवाज़ भी और लगा रहा था, बोल रहा था, अरे कोई तो हो, मुझे जवाब दो, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। पर मेरे इतना कहते हुए भी कुछ नहीं बोला, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से ही कहा, अब कोई भी हो मुझे क्या, मदद तो करना चाहता हूँ पर कोई जवाब ही नहीं देता, तभी तो मैं मदद करूँ। और ऊपर से यहाँ इतना अंधेरा है कि इस टॉर्च की रोशनी में भी कुछ नहीं सही से दिखता। इतना बोलकर मैं जैसे ही वापस घर की ओर जाने लगा तभी मैंने अपने टॉर्च की रोशनी में देखा, मुझे थोड़ी ही दूर पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी और उसी की ही रोने की आवाज़ इतनी देर से आ रही थी। उसे देखने के बाद मैंने उसे पहले वहीं से खड़े खड़े आवाज़ लगाई और जोर से कहा, कौन है आप और क्या हुआ आपको? मैं इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना सर ऊपर करके मेरी तरफ देखा। फिर उसके बाद उसने फिर से अपना सर नीचे करके रोने लगी। मुझे यह देखकर बड़ा ही अजीब लगा, पर मैं फिर से आवाज़ लगाई और कहा, अरे कौन है, क्या हुआ आपको? मेरा इतने बोलने के बाद उस लड़की ने फिर से अपना सर ऊपर करा और बिना कुछ बोले अपना सर नीचे करके फिर से रोने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता क्या ज़रूरत हो, चलो उसके पास जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर मैं उसकी ओर जाने लगा और फिर से उसके पास जाकर मैंने फिर से कहा, आप ठीक तो हैं और क्या हुआ आपको? मैं इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर से अपना सर ऊपर करा और अपने हाथ को ऊपर करके इशारा करा और रोते हुए ही कहा। वो इतना बोलकर वो लड़की अपना सर नीचे करके फिर से रोने लगी। पर जिस तरफ उसने इशारा करा था उसके बाद मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे अंदर का चला हुआ खून मानो जम गया, क्योंकि मैंने देखा जिस तरफ उस लड़की ने इशारा करा था उस तरफ उसी लड़की की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर तो मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा तो मानो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दिल अभी छाती से फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा वैसे ही मेरे दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार में चलने लगी और तभी मैं वहां से फुल स्पीड में अपने कमरे की तरफ भागा और जाके तुरंत अपना दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। और जैसे ही सुबह हुई मैंने अपने कर्मचारियों को रात की सारी सच्ची घटना बताई और अपनी पोस्टिंग दूसरे जंगल में करवा ली। और मैंने जैसे ही उस जंगल में पोस्टिंग करवाई उसके बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सच्ची घटना। जल्द लौटेंगे एक और एपिसोड के साथ, तब तक की धन्यवाद एंड टेक केयर, गुड नाइट।